उसको दांत से खोलना पड़ता था। अब से वो एक ऐसे हराम फैट से बनी हुई होती थी, तो दांत से खोलने का उसको मसला होता था, जिसकी वजह से मुस्लिम जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। दूसरा प्रोटेस्ट उनके यही था कि वो जाके मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, तो वो इस चीज़ पे भी होता था। हिंदूज में राजपूत को एक उनका मानना ये है कि अगर राजपूत ओवरसीज जाते हैं ना, बाय बाय सी अगर वो ट्रैवल करते हैं, तो वो अपने रिलीजन से खारिज कर दिए जाते हैं। मतलब उनको रिलीजन से उनके निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए थे, और फिर इसी टाइम आपको जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यहाँ वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुई है, तो इसके बाद जब मुस्लिम डोमिनेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ रही थी। जिना वगैरह, जिना, लियाकत अली खान और अलामा इकबाल, इन लोगों इनकी भी जो बेसिकली आइडियोलॉजी थी वो सर सैयद की ही आइडियोलॉजी थी कि मुसलमानों को एजुकेशन लेके आगे आना चाहिए। अच्छा हाँ, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो हमारे एक तो ये क्या कहते हैं, तुर्की के ऊपर जो पाबंदियाँ लगा दी थी ये, और वर्ल्ड वॉर वन में जो भी ब्रिटिश की डिफीट्स वगैरह हुई थी, इनके अगेंस्ट जो है एक पॉलिटिकल एडवांटेज हमारा मिल गया था। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जब हुई थी, तो उन्होंने इन चीज़ों को जो है एज पॉलिटिकल एडवांटेज यूज़ किया था, और फिर इन डिमांड ये चीज़ की थी कि मुस्लिम्स की जो है एक अलग स्टेट होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि ये एक तरीके से कि अगर कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी, और हिंदू जो भी थे उनका हमें पता है कि वो कैसी हरकतें करते थे, कि नमाज नहीं पढ़ने देते थे, कुर्बानी नहीं करने देते थे। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए जो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो स्टैंड था ना, वो यही था कि एक अलग कंट्री बनाया जाए, मतलब या तो मुस्लिम स्टेट्स को अलग किया जाए और एक अलग कंट्री बनाया जाए। और अगले 10-15 सालों के बाद जब दोबारा वर्ल्ड वॉर टू ब्रेक हो गई थी ना, तो उस टाइम फाइनेंशियली एडवांटेज नहीं था ब्रिटिश को कि वो जो है वॉर में भी जा सकें, और अपनी अलग अलग जो भी ये कॉलोनीज वगैरह हैं इनको भी जो है वो कंट्रोल कर सकें। जिसकी वजह से ब्रिटिश का अपना एक माइंडसेट बन गया था कि वो प्रॉबेबली यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद मूवमेंट यही थी कि यार दो स्टेट्स बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग का स्टैंड यही था, कांग्रेस का ये नहीं था। वो ये चाहते थे कि जो है जो भी पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो भी मेजर पार्टी हो वही पार्लियामेंट में, मतलब उसका ही प्राइम मिनिस्टर वगैरह लगे। ये तो चेंज कर सकते हो। या पहले आवाज तो सही कर लो, समझ तो है क्या बोल रहे हो। हेलो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। भाई, वो आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, निकाल दो। वो निकालने चला गया। सर मैं बहुत शैतान बच्चा, मुझे पनिशमेंट ना देना प्लीज, थैंक्स। अच्छा खैर, एक बात बताओ, हिस्ट्री कहाँ तक पढ़ाने, कहाँ तक चलनी थी। यार सर मैं सुन तो नहीं रहा था, लेकिन मजा आ रहा है, आप पढ़ाओ। अबे मैं पढ़ा थोड़ी, मुझे खुद नहीं आता। मैं तो कैट आके यार, बोलना, वो टिक क्रॉस आके का बोलना मैच शुरू खेला कर दिया। करते हैं। खैर फिर वर्ल्ड वॉर टू जब अपने एंड पे पहुंच रही थी, तो ब्रिटिश की फाइनेंशियली इतनी ऐसी हालत नहीं थी कि वो कंट्रीज वगैरह जो है उनको कंट्रोल कर सके। तब भी उन्होंने खैर सबसे ज़्यादा मसला उन्हें सब कॉन्टिनेंट से ही हो रहा था। जैसे अभी भी दुनिया को सबसे ज़्यादा मसला इन्हीं दो कंट्रीज की वजह से होता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईआईसी इन सब कॉन्टिनेंट एंड मुगल डिक्लाइन ऑफ, यार देखो ईआईसी जो है वो बेसिकली आपके सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं आई थी, ईआईसी बहुत जगहों पे गई थी। आपका अफ्रीका के भी बहुत से कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, ऑल द वे टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। खैर ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने जेल बनाया हुआ था एक तरीके से। मुगल डिक्लाइन क्यों था, हाँ। या मुगल डिक्लाइन की तो बेसिक वजह यही है ना कि वो एक तो आपस में ही लड़ते थे ना थे। दूसरा मसला ये था, एक हाँ एक जो चीज़ ज़्यादा लोग हाईलाइट नहीं करते ना, वो था आपका इस चीज़ का डिफरेंस जो तुम्हारा इसका है ना, रिलीजन और कल्चरल डिफरेंस जो है। जाहिर सी बात है वहाँ पे हिंदूज वगैरह भी रहते थे। अब क्योंकि मुस्लिम डोमिनेंस थी, तो फिर आपका क्या उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में जो भी रूलर था वो मुस्लिम था, तो उसकी पॉलिसी जाहिर सी बात है इस्लाम के फेवर में ही आती थी। तो हिंदूज जो हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो राजपूत वगैरह हो गए, अच्छा हिंदू राजपूत की बात कर रहा हूँ मैं, वो हो गए। और खैर राजपूत के साथ तो जो हमारे मुगल एम्पायर हैं उनकी काफ़ी हद तक लड़ाई रही थी, और राजपूत को हरा भी नहीं पाते थे। तो एक ये मसला रहा है। तो बहुत सी ऐसी वॉर्स वगैरह थी जिसके अंदर वो जो मुगल एम्पायर है वो हार गए थे। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा था। दूसरी वजह ये थी कि मुगल एम्पायर जो था वो बड़ा बहुत था।
मतलब कि इतनी सारी स्टेट्स थी और इतनी सारी स्टेट्स को गवर्न करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वही मसला आता था कि एक जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, एक जगह पे हिंदू मेजोरिटी थी, तो अगर एक जगह प्रोटेस्ट हो रहे होते थे तो उनको मतलब पता नहीं चलता था। और वहाँ का जो भी उन्होंने मेरे आप कह लो वजीर जो होता था उनका अपना जो भी असिस्टेंट उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ होता था, उसको समझ में नहीं आता था कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। और इवेंचुअली करप्शन तो हर जगह ही आ जाती है। तो जो एक दौलत का जो नशा होता है, इस चीज़ के पीछे मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन किया था। दूसरा वो तो फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस उनकी ऐसी हो गई थी कि जो कि आप कह लो कि एक सही मुसलमान भी होते थे ना, वो भी ये कहते थे कि अबे पता नहीं कौन लोग ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी तो फिर वही है कि मेन तो फिर वही आता है कि आपका एजुकेशन नहीं थी, और जब ब्रिटिश आए हैं तो उनके पास एडवांस वेपन्स थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ना, एक वो लोग हैं जो कि आपका बो एंड एरोज और सॉर्ड्स वगैरह से लड़ते हैं, और दूसरे जो आपके पास एक आपके आप जिनके अगेंस्ट लड़ने जा रहे हो उनके पास पिस्टल्स और कैनन्स वगैरह हैं, तो आपको तो एक जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज तो रहेगा। तो उनको वॉर में भी नहीं हरा सकते थे। फिर जाहिर सी बात है एक जो एम्परर की सिक्योरिटी थी वही ब्रिटिश ने हासिल कर ली थी, तो ब्रिटिश चाहते तो उनको ख़त्म करके अपना वो कभी भी कर सकते थे। ये सीन था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का। और कुछ सवाल और कुछ पढ़ाना है तो करंट उस पर बात करो ना, अभी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रही है यार। लोग यहाँ पे बैठ के डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं। यानी वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है, किसने कहा होने वाली है, हो रही है स्टार्ट हो चुकी। इफ वी सर्वाइव टू टॉक अबाउट इट, वही अभी अगले 6 महीने में पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठनी है, फाइनेंशियली हर कोई सफर करेगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। $300 पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर लो सारे।